गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग होता है शिकार करना, गैदरिंग इकट्ठा करना। तो उन लोगों से लेकर जो शिकार किया करते थे, अपने फूड को वो इकट्ठा करके रखा करते थे, टू ग्रोइंग फूड, और उन लोगों तक जब उन्होंने फूड को ग्रो कराना सीख लिया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उस टाइम पीरियड के बारे में जब लोग अपने भोजन के लिए सिर्फ शिकार पर ही डिपेंड रहा करते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने भोजन को ग्रो कराना सीखा। तुषार स्ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई के लिए जा रहा है अपने कजिन की वेडिंग के लिए। यहाँ पर वो ट्रेन से ट्रैवल करता है और विंडो सीट पर बैठकर बाहर घास के मैदान, पेड़ पौधों और घरों को पीछे भागते हुए देख रहा है। तभी उसके अंकल उसे बताते हैं कि करीब 150 सालों पहले ही ट्रेन का आविष्कार हुआ था और उसके कुछ सालों बाद बसेस का आविष्कार हुआ। तुषार को जानकर बड़ी हैरानी हुई कि क्या जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तब लोग ट्रैवल नहीं करते थे, या फिर वो अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर गुजार दिया करते थे जहाँ पर उनका जन्म होता था। नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं था। द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक लोग, मतलब वो लोग जो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। वाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों ट्रैवल करते थे। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में करीब 20 लाख साल पहले रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स। आज हम उन्हें हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। हमने उनका हंटर गैदरर्स नाम क्यों रखा, क्योंकि वो शिकार किया करते थे और अपने भोजन को इकट्ठा करके रखा करते थे, तो इसलिए हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदरर्स थे ये लोग ट्रैवल किया करते थे प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plant and animal resources। अगर वो लंबे टाइम तक एक ही जगह पर रुक जाएंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे अवेलेबल सभी प्लांट्स और एनिमल को खा जाएंगे, तो इसीलिए उनको फूड की तलाश में इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता था। सेकंड रीज़न था, जो दूसरे एनिमल्स थे वो भी तो मूव करते होंगे अपने शिकार को ढूंढने के लिए, तो जो ये शिकारी हुआ करते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, ये उनके पीछे पीछे जाते थे उनको फॉलो करने के लिए ताकि वो उनका शिकार कर सके। थर्ड रीज़न है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उन पर जो फल आते हैं वो डिफरेंट सीजन पर आते हैं। जैसे मैंगो हमें सिर्फ गर्मी के मौसम में ही देखने को मिलता है और जो एप्पल है वो सर्दी के मौसम में आते हैं, तो इसीलिए ये लोग ट्रैवल किया करते होंगे। फोर्थ रीज़न है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको सर्वाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता तो होती ही है। तो उस समय लोग पानी के लिए सिर्फ नदियों, झीलों और तालाबों पर ही डिपेंड रहा करते थे। उन्हें कुआं खोदना नहीं आता था, उन्हें नहीं पता था कि अगर धरती के अंदर गहरा गड्ढा खोद दिया जाएगा तो उन्हें पानी मिल सकता है। तो इसीलिए जब कोई नदी सूख जाया करती थी तो उनको ट्रैवल करना होता था पानी की तलाश में भी। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें कैसे पता चलता है इन लोगों के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो हमारे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो उन्हें कुछ चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाई थी, उनको यूज़ किया था। जैसे कुछ पत्थर और लकड़ियों और हड्डियों से बने हथियार जिनका वो यूज़ करते थे मीट और हड्डियों को काटने में, पेड़ की छाल उतारने में और एनिमल की स्किन को सीलने के लिए। एनिमल की जो स्किन होती थी उसको वो पहनने के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम उनको कपड़े के बारे में उन्हें नहीं पता था। आप जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये स्टोन से बने हुए हथियार है जो हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे। ये फर्स्ट वाला वो मिट्टी खोदने के लिए यूज़ करते होंगे, और जो ये सेकेंड वाला हथियार है वो एनिमल्स की स्किन को सीलने के लिए यूज़ करते होंगे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 ब्लू। नीचे मैप 2 को देखिए
All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. इस मैप में जहाँ पर भी रेड ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे कि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल केव्स, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के कुछ एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर वो लोग रहते होंगे। जैसे जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो ये कौन सी रिवर है यहाँ पर, नर्मदा रिवर। जितने भी साइट्स हैं अगर आप ध्यान से देखो तो सब के सब कहीं ना कहीं नदियों के पास ही बसे हुए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको पानी के लिए नदियों के ऊपर ही डिपेंड रहना होता था। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट, ये बहुत ही पुरानी साइट है। विद केव्स एंड रॉक शेल्टर, केव होता है गुफाएं, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पर लोग रहते होंगे। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। लोगों ने इन्हें इसलिए चुना होगा क्योंकि ये इन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराता था, इनको बारिश, धूप और हवा से बचाता था। दिस रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ये नर्मदा घाटी के पास है। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या एविडेंस मिले हैं इस गुफा में से? यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स जो रॉक की दीवारों पर बनाई गई हैं। जैसे कि ये वाली जो पेंटिंग है ये भीमबेटका पर ही बनी हुई है। ये कोई एक इंसान है जो हिरण को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये वाली ये गुफा है भीमबेटका। साइट्स क्या होता है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग, टूल, पोर्ट्स, बिल्डिंग एट्सेट्रा वर फाउंड। साइट वो जगह होती है जहाँ पर हमें उनके बनाए गए हथियार, बर्तन या कुछ घरों के कुछ प्रूफ मिलते हैं, मतलब उनका कोई बचा कुचा पार्ट मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइट्स। दिस वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये लोग इन चीज़ों को बनाया करते थे, उनको यूज़ करते थे और अपने पीछे छोड़ दिया करते थे। These may be found on the surface of अर्थ, ये हमें अर्थ की सरफेस पर भी मिल सकते हैं या फिर धरती के अंदर दबे हुए या पानी के नीचे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। मैप 2 में कुरनूल केव को देखिए। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पर कुछ राख के एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हंटर गैदरर्स थे उन्हें आग के बारे में भी, वो आग से भी फैमिलियर थे, उन्हें आग के बारे में पता था। वो आग का यूज़ करते होंगे लाइट के लिए, मीट को पकाने के लिए और जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए। इसके बाद है नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पूरा टाइम पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पीलोलिथिक। पीलोलिथिक मतलब, पीलो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। जैसे ये लोग पत्थरों का यूज़ करते थे हथियार बनाने के लिए, तो हमने उस टाइम पीरियड को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना गया, क्योंकि पत्थरों का यूज़ करते थे हथियार बनाने के लिए और बहुत ही प्राचीन लोग थे, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पीलोलिथिक। इसका मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। ये कौन सा टाइम पीरियड था? जो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के बीच में। इसके बाद आता है टाइम पीरियड मीजोलिथिक, मतलब बीच का टाइम पीरियड, मिडिल स्टोन एज। ये टाइम पीरियड था 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में। और उसके बाद आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। ये टाइम पीरियड था 10,000 साल से बाद का टाइम पीरियड। जो हम ये नाम देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ये नाम दे रखे हैं, भीमबेटका या फिर कुरनूल, ये सब क्या है? ऐसा नहीं है कि जो ये हंटर गैदरर्स थे उस टाइम पर भी उनको इन्हीं नामों से जाना जाता होगा। हमें नहीं पता वो उन्हें किस नाम से पुकारते थे। हमने तो सिर्फ इनको आज जिस नाम से जानते हैं, हमने इनको सिर्फ वही नाम दे रखे हैं। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। 12,000 सालों के आसपास जो हमारा वर्ल्ड का क्लाइमेट था वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी बढ़ी, जिसके कारण घास के मैदान डेवलप होने शुरू हुए और उसके बाद जो घास खाते हैं, जैसे कि हिरन, गाय, भेड़, बकरी, इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई।
तो जो लोग इनका शिकार किया करते थे, जो हंटर्स हुआ करते थे, वो उनको फॉलो करते थे, इनको पकड़ने के लिए, इनका शिकार करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि इनका कुछ और भी यूज़ हो सकता है, तो शायद उन्होंने इसी तरीके से उनको पशुपालन शुरू हुआ होगा। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी? दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रीन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. जो ये उपमहाद्वीप है, यहाँ पर कुछ गेहूँ, बाजरा और चावल के जो पौधे हुआ करते थे वो नेचुरली ही उगा करते थे, इन्हें कोई उगाता नहीं था, ये प्राकृतिक रूप से उगा करते थे। तो जो यहाँ के लोग थे, हंटर गैदरर्स थे, वो उनको इकट्ठा कर लिया करते थे खाने के लिए। तो धीरे धीरे उन्होंने इनको उगाना सीखा, तो इस तरीके से खेती की शुरुआत हुई होगी। जंगली जानवरों को उन्होंने कैसे पालना शुरू किया होगा? पहले तो कोई जानवरों को पालता ही नहीं था, वो सब ऐसे ही खुले जंगलों में घूमा करते थे। हंटर गैदरर्स तो सिर्फ उनको शिकार किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनके दूसरे भी फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि इनका दूध भी यूज़ कर सकते हैं और हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं बाद के लिए, तो उन्होंने उनको पालना सीखा। उन्होंने कैसे किया होगा? उनको जंगली जानवरों से बचाकर, उनके लिए फूड रखकर अपने घरों के आसपास, तो धीरे धीरे उन्होंने उनको अट्रैक्ट किया होगा अपने घरों की ओर। तो इस तरीके से खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई होगी। डोमेस्टिकेशन होता है जो हम जैसे हमने जंगली जानवरों को उनको पालना शुरू किया, जंगली जो पौधे होते हैं उनकी हमने खेती की, तो इसे हम बोलेंगे डोमेस्टिकेशन। आपने देखा होगा जो जंगली जानवर होते हैं और जो पालतू जानवर होते हैं, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे कि जंगली गाय और पालतू गाय में बहुत अंतर है। इसी तरीके से जो हम फसलें उगाते हैं और अगर वही कोई जंगली पेड़ या पौधा हो तो वो उससे बहुत अलग होगा। ऐसे क्यों हुआ? जब हम कोई फसल उगाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हम अच्छे बीज को ही उगाएं, हम अच्छे बीज को ख़राब बीज से अलग कर देते हैं। जब हम ये काम लंबे टाइम तक करते रहेंगे तो एक नया ही बीज, एक नई ही प्रजाति डेवलप हो जाएगी। लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो सभी तरीके के बीज जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो इसीलिए जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो जो फसल होते हैं उनसे अलग होते हैं। ऐसा ही एनिमल्स के साथ होता है, ऐसा ही इंसान एनिमल्स के साथ करते हैं। वो अच्छी ब्रीड को लेने के लिए एनिमल्स की, वो हेल्दी एनिमल्स को ही अपने पास रखते हैं और जो कमज़ोर एनिमल्स होते हैं वो उनके वंश को आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए जो जंगली जानवर होते हैं वो पालतू जानवरों से अलग होते हैं। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक नया ढंग। अगर आप कोई प्लांट उगाएं या कोई बीज बोना हो तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे कि उसको फसल को पकने में भी टाइम लगता है, उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, पानी देना, उसका ध्यान रखना। तो जब किसी भी फसल को होने में इतना टाइम लगता है तो फिर लोगों को लगा कि हमें उस इतने लंबे बीच में जो टाइम पेड़ होता है उसके लिए हमें फसल को स्टोर करके रखना चाहिए। उन्होंने फूड को स्टोर करने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, कुछ टोकरियाँ बनाई और कुछ गड्ढे बनाए ताकि वो अपने फूड को स्टोर कर सके। स्टोरिंग एनिमल को स्टोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है पशुपालन, क्योंकि एनिमल्स का मीट तो हम स्टोर नहीं कर सकते, वो तो सड़ जाता है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। मैप में देखिए कि पहले किसान और पशुपालन कहाँ पर हुआ करते थे। मैप में जहाँ पर भी ब्लू स्क्वायर्स है वहाँ पर हमें किसान और खेती के कुछ एविडेंस मिले हैं। जैसे कश्मीर में जो बुर्ज होम है वहाँ पर खेती हुआ करती थी। साइंटिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं प्लांट्स और एनिमल्स की हड्डियों के, और कुछ जला हुआ अनाज भी मिला है वहाँ पर, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो लोग खेती किया करते होंगे। टूवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। देखो बच्चों, इससे पहले क्या हुआ करता था, जो हंटर गैदरर्स थे वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर ट्रैवल किया करते थे। जहाँ पर भी उन्हें शिकार मिलता था, खाना मिलता था, वो उधर ही चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने फसल को ग्रो कराना सीख लिया तो अब उन्होंने सेटल लाइफ की तरफ वो अपनी लाइफ को उन्होंने सेटल करना सीखा। तब वो एक जगह रुक कर रहने लगे।
आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट। कुछ साइट्स में उनको आर्कियोलॉजिस्ट को घर और झोपड़ियाँ मिली हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। कश्मीर में जो बुर्ज होम है वहाँ पर हमें कुछ घर और झोपड़ियाँ मिले हैं। यहाँ पर पिट हाउसेज बनाए जाते थे। पिट हाउसेज होता है धरती के अंदर जो बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे, वहाँ पर वे लोग रहा करते होंगे और अंदर उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ बनाते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए शायद वो इस तरीके के घर बनाते होंगे। ये कुछ स्टोन टूल्स मिले थे उनके साइड से ही। ये पिलोलिथिक टाइप के हैं, मतलब ये बहुत ही पुराने हैं। जो ये मटका मिला है, ये बर्तन, ये नियोलिथिक टाइम पीरियड का है। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। जब लोग जब लोग अपने घर बनाया करते थे, वो घरों में रहते थे, उन्होंने खेती करना सीख लिया था और वो कपास की भी खेती किया करते थे, कॉटन की खेती, मतलब उन्हें कपड़े के बारे में भी नॉलेज हो गई थी। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट था ईरान जाने के लिए, क्योंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर मेहरगढ़ पड़ता है। यहाँ पर लोगों ने गेहूँ और बाजरे की खेती करना सीखा। ये लोग गाय, भेड़, बकरी को भी पालते थे। यहाँ पर कुछ एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली हैं, जैसे कि डियर, पिग, भेड़ और बकरियाँ। मेहरगढ़ में कुछ घरों के एविडेंस मिले हैं। वो घर कैसे बनाया करते थे? घरों में 4 कंपार्टमेंट होते थे, मतलब 4 रूम होते थे, जिनका यूज़ वो फूड को स्टोर करने के लिए भी करते होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और जब उनके सगे संबंधी मर जाया करते थे तो वो उनको दफना दिया करते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी जीवन है, तो इसीलिए वो अपनी किसी भी डेड बॉडी के साथ कुछ जानवरों को भी दफनाते थे, ताकि वो उनका यूज़ कर सके मरने के बाद। एल्सवेयर, केव पेंटिंग इन फ्रांस। गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है फ्रांस में, ये करीब 20,000 से 10,000 साल के बीच की पेंटिंग है। ये देखो, ये गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग की गई है और बहुत ही चमकीला रंग भी इनमें यूज़ किया गया है। जो कलर है ये आयरन ओर और चारकोल से बनाया गया होगा। इसके अलावा जो टर्की है, न्यूलिथिक साइट, मतलब न्यू स्टोन एज टाइम पीरियड की हमें एक साइट देखने को मिलती है टर्की में। यहाँ पर हमें यहाँ पे बहुत सारे पत्थर मिले हैं, जैसे कि जो रेड सी से लाए गए थे, या फिर मेडिटेरेनियन सी से लाए गए कुछ पत्थर मिले हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप एक रॉक शेल्टर में रहते हैं करीब 12,000 साल पहले। तो आप अपने अंकल को पेंटिंग करते हुए देख रहे हैं अंदर गुफाओं की अंदर की दीवारों पर। आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे? कलर्स को मिक्स करना चाहेंगे, या फिर ड्रॉ द लाइन्स को खींचना चाहेंगे, या फिर उनमें कलर फिल करना चाहेंगे? व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू। आपके अंकल आपको क्या कहानी सुनाएंगे उस टाइम? थैंक यू।